तो दोस्तों कल जो है कक्षा 10 का इतिहास का जो आपका अध्याय 1 था, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसका आज पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं, जो कि कल 1 से 25 तक का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं और बोले थे कि अगले पार्ट में जो है 26 से 50 तक एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे, जो कि ये 2026-27 बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, झारखंड बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आज वीडियो लेकर आ गए हैं, पूरा देखिए इस क्वेश्चन को एक एक करके, और कल वाला भी वीडियो आप देख लीजिएगा, पार्ट 1 का, इस चैप्टर का 1 से 25 तक का क्वेश्चन। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो आपका 26 नंबर जो सवाल है दोस्तों वो क्या है, फ्रैंकफर्ट सांसद का गठन कब हुआ था। ठीक है, फ्रैंकफर्ट सांसद का गठन कब हुआ था। आपका ऑप्शन है ए 1815, ऑप्शन बी 1848, ऑप्शन सी है 1871, ऑप्शन डी है 1789। तो आप सभी को ध्यान में याद रखना है, फ्रैंकफर्ट संसद का जो गठन हुआ था दोस्तों 1848 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ लेते हैं। यहाँ पे अगला नंबर सवाल क्या है, चलिए पेन अलग ले लिए। चलिए यहाँ 27 नंबर प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट संसद कहाँ आयोजित हुई थी। ठीक है, फ्रैंकफर्ट जो है संसद कहाँ पे आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए है बर्लिन, ऑप्शन बी है फ्रैंकफर्ट, ऑप्शन सी है पेरिस, ऑप्शन डी है वीना सम्मेलन या फिर वीना रहेगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन जो हुआ था वो फ्रैंकफर्ट में ही हुआ था। ठीक है, इसका राइट उत्तर बी हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर हमारा सवाल है, फ्रैंकफर्ट संसद में किस वर्ग का प्रभुत्व था। ठीक है, यानी कि पूछ रहा है फ्रैंकफर्ट संसद में किस वर्ग का प्रभुत्व था, जो कि इससे एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, फिक्स है। पहला है किसान, दूसरा है मजदूर, तीसरा है यानी सी मध्यम वर्ग, और डी है व्यापार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्यम वर्ग। ठीक है, मध्यम वर्ग जो है फ्रैंकफर्ट संसद में प्रभुत्व जमाता। ठीक है, राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 29वां सवाल देख लेते हैं, राष्ट्रवाद का प्रमुख आधार क्या माना गया है। ठीक है, राष्ट्रवाद का जो है प्रमुख आधार क्या माना गया है, तो ऑप्शन ए है धर्म, ऑप्शन बी है भाषा और सांस्कृतिक यानी सांस्कृतिक, और सी है व्यापार, डी है सेना। तो राष्ट्रवाद का प्रमुख जो आधार मानी जाती है दोस्तों वो क्या, ऑप्शन नंबर बी, भाषा और संस्कृति मानी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट उत्तर। चलिए अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ लेते हैं। यहाँ पे 30वां सवाल है, जर्मनिया चित्र किसका प्रतीक था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार सवाल घुमा फिरा के पूछता है। जर्मनिया चित्र जो है किसका प्रतीक था, तो याद रखना जर्मनिया जर्मन का राष्ट्रीय प्रतीक था। ठीक है, राइट उत्तर भी होगा। और अगर आपको पूछेगा मारियान, ठीक है, मारियान किसका राष्ट्रीय प्रतीक, तो फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक मारियान है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देख सकते हैं, वही पूछ दिया, इस तरह से पूछेगा, मारियान किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। ठीक है, मारियान जो किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, तो फ्रांस का इधर सही उत्तर। ठीक है, आगे प्रश्न 32 की ओर बढ़ते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय या फिर यूरोप में उदारवाद का संबंध किससे था। ठीक है, पूछ रहा है यूरोप में जो है उदारवाद का संबंध किससे था। ऑप्शन ए है निरंकुश शासन से, ऑप्शन बी है यहाँ पे स्वतंत्रता शासन और समानता, और सी है सामंतवाद, और डी है उपनिवेशवाद। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा, यूरोप में उदारवाद का जो संबंध था दोस्तों वो स्वतंत्रता चाहते थे। ठीक है, स्वतंत्रता और समानता चाहते थे, वे कहते थे कि सबको बराबर हक मिलनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 33, जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा हुआ। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण जो है किस युद्ध के बाद पूरा हुआ। चलिए 33 का देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए फ्रांको पर्शियन युद्ध, ऑप्शन नंबर बी वाटरलू युद्ध, ऑप्शन नंबर सी क्रीमिया युद्ध, ऑप्शन डी है 7 सप्ताह का युद्ध। तो इसका सही उत्तर जो जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ किस युद्ध के बाद हुआ, तो फ्रांको, ठीक है, फ्रांको पर्शियन युद्ध के बाद। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर सवाल है,
इटली का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ? ठीक है, इटली का जो है एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1870 ईस्वी को जो है इटली का एकीकरण पूरा हो गया। ठीक है, राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर आपका सवाल है, रोम को इटली की राजधानी कब बनाया गया? ठीक है, रोम को जो है इटली की राजधानी कब बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 1870 ईस्वी को जो है 1870 ईस्वी को रोम जो है ना राजधानी बनाया गया। रोम को जो है इटली का राजधानी कब बनाया गया? तो इटली का जब एकीकरण पूरा हुआ उसी समय। चलिए 36 नंबर सवाल है, बाल्कन क्षेत्र या फिर बाल्कन प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध था? दो ऑप्शन आपको दिया जाएगा, बाल्कन प्रदेश पूछेगा, बाल्कन क्षेत्र पूछेगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए है औद्योगिकरण, ऑप्शन बी है राष्ट्रवाद, ऑप्शन सी है समुद्री व्यापार, ऑप्शन डी है कृषि के लिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीयवाद के लिए। ठीक है, राष्ट्रीयवाद के लिए जो है फेमस था। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका 37 नंबर सवाल है, बाल्कन क्षेत्र पर किस साम्राज्य का नियंत्रण था? ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, बाल्कन जो है क्षेत्र पे किसका जो है क्या था? तो साम्राज्य था। ऑप्शन ए है ब्रिटिश का, ऑप्शन बी है ओटोमन साम्राज्य का, ऑप्शन सी है फ्रांसीसी साम्राज्य, ऑप्शन डी है रूसी। तो जो है बाल्कन क्षेत्र में ओटोमन साम्राज्य का जो है शासक था। ठीक है, नियंत्रण था, उसी पे कब्जा चल रहा था। 38 नंबर सवाल देखते हैं, यूरोप का बारूद का ढेर किसे कहा जाता है? यूरोप का बारूद का ढेर किसे कहा जाता है? अर्थ पूछा है। ठीक है, 38 का। तो ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी बाल्कन, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी इटली। तो इसका सही उत्तर होगा जो यूरोप का बारूद का ढेर किसे कहा गया? तो बाल्कन क्षेत्र को कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 39, मेटरनिक किस देश का चांसलर था? ठीक है, मेटरनिक जो है किस देश का चांसलर था? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रिया है। ठीक है, दो आपका लिखा रहता है दोस्तों, एक लिखा रहेगा ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रिया है, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी है रूस। तो इसका सही उत्तर ऑस्ट्रिया होगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 40, नेपोलियन का अंतिम युद्ध कौन सा था? ठीक है, नेपोलियन का जो लास्ट वाला युद्ध था वो कौन था? ऑप्शन ए है प्लासी का युद्ध, बी है वाटरलू का युद्ध, सी है बक्सर का युद्ध और डी है ट्राफलगर। ठीक है, ट्राफलगर का युद्ध। तो इसका सही उत्तर आप लोग जानते हैं, कल पढ़ाए थे, वाटरलू का युद्ध जो है नेपोलियन का अंतिम युद्ध था। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। 41, यूरोप में राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ा? ठीक है, यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ दोस्तों, प्रभाव क्या पड़ा? तो सामंतवाद मजबूत हुआ, ए बी है राष्ट्र राज्यों का निर्माण हुआ, सी उपनिवेशवाद समाप्त हुआ, डी औद्योगिक क्रांति हुई। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 41 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण हुआ। ठीक है, अगला चलिए सवाल देखते हैं। 42 नंबर सवाल, यंग यूरोप संगठन की स्थापना किसने की? आपको दो तरह का सवाल पूछेगा, यंग इटली या फिर यंग यूरोप का जो है स्थापना किसने किया था संगठन का? तो 42 का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? तो जियोसेपी मेजनी। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे मेजनी रहेगा, कहीं कहीं जियोसेपी मेजनी रहेगा। ठीक है, जियोसेपी मेजनी, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए 43 नंबर सवाल देख लेते हैं। इटली का एकीकरण किस राजा के शासन काल में हुआ था? इटली का जो एकीकरण हुआ दोस्तों वो किस राजा के शासन काल में हुआ था? तो 43 का सही क्या होगा? यहाँ पे विक्टर एमेनुअल द्वितीय के शासन काल में। ठीक है, इस राजा के शासन काल में क्या हुआ था? तो इटली का एकीकरण हुआ था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 44, जर्मनी का सम्राट कौन बना? जर्मनी का सम्राट कौन बना? तो आपका ऑप्शन ए है विलियम प्रथम, बी बिस्मार्क, सी मेजनी और डी काउर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर 44 का होगा विलियम प्रथम, राइट उत्तर ए। चलिए अगला सवाल है 45, फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख नारा क्या था?
तो फ्रांसीसी क्रांति का जो प्रमुख नारा था दोस्तों वो क्या था, तो उसे चाहिए था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जो कि हम लोग को अभी जो मिला है। ठीक है, सब कुछ मिला है, स्वतंत्रता कि हम लोग स्वतंत्र, सभी का बराबर हक, बंधुत्व, भाईचारा। ठीक है, ये सारा कुछ चाहिए था। अगला 46, यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार का प्रमुख माध्यम क्या था, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद हो रहा था, प्रचार प्रसार का प्रमुख माध्यम क्या था। ठीक है, तो क्या था, शिक्षा और प्रेस। ठीक है, शिक्षा था और प्रेस था, राइट उत्तर ए होगा। चलिए 47 नंबर सवाल देखते हैं यहाँ पे। 1848 की क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था। ठीक है, यानी कि 1848 में जो क्रांति हो रहा था उसका उद्देश्य क्या था, यानी किस लिए क्रांति हो रहा था। ठीक है, तो 47 का सही उत्तर होगा लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता के लिए। ठीक है, राइट उत्तर, यानी लोकतंत्र घोषित करने के लिए और राष्ट्रीय एकता के लिए, यानी 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। 48 प्रश्न देखते हैं। इटली के एकीकरण में सैनिक नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, इटली का एकीकरण हो रहा था, उसमें सैनिक नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए है मेजनी, ऑप्शन बी है गैरीबाल्डी, ऑप्शन सी है कावूर, ऑप्शन डी है मेटरनिक। तो 48 का करेक्ट उत्तर होगा बी, गैरीबाल्डी हो जाएगा। ठीक है, गैरीबाल्डी, राइट उत्तर बी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 49, जर्मनी के एकीकरण की नीति क्या कहलाती है। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण की नीति को क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, रक्त एवं लोह की नीति अपनाई थी। ठीक है, जर्मनी वालों ने। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और ये सब क्या है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आएगा दोस्तों उस समय बहुत अच्छा से समझाया जाएगा। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और लास्ट प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुआ। यूरोप में जब राष्ट्रवाद हुआ दोस्तों तो परिणाम क्या हुआ, तो जर्मनी और इटली का एकीकरण पूरा हुआ, यानी कि सब कुछ हासिल किया। ठीक है, राइट उत्तर ए हो जाएगा। तो इसमें जो है 26 से 50 नंबर तक का क्वेश्चन बता दिए पार्ट 2 वीडियो में, और 2 वीडियो आएगा। ठीक है, पार्ट 3 और पार्ट 4, इसमें 25-25 करके यानी 100 क्वेश्चन देंगे ऑब्जेक्टिव। इसके बाद इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है, उसके बाद सब्जेक्टिव कराएंगे। इसी तरह हर चीज़ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, हिंदी, साइंस, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, ये सिविक्स का सब चीज़ का आएगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी फ़ायदा होगा, सारा चीज़ न्यूज़ भी बताएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।